प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण लॉज एंड थ्योरीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपसे बात करूँगा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सांख्यिकीय नियमितता नियम और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स महंग का जड़ता नियम क्या है, इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहला पॉइंट ले रहे हैं प्रायिकता सिद्धांत तथा दैव प्रतिचयन, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैम्पलिंग। दैव प्रतिचयन रैंडम सैम्पलिंग प्रायिकता के सिद्धांत पर ही बेसिकली आधारित है। प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या न घटित होने के संयोग या संभावना, चांस और लाइक्लीहुड का गणितीय माप। लैप्लस ने प्रायिकता की परिभाषा कुछ इस तरह से की है: प्रायिकता अनुकूल घटनाओं का समान रूप से घटित होने वाली कुल घटनाओं के साथ का अनुपात है। सिंपल भाषा में अगर कहें, अगर किसी घटना के घटित होने के n तरीके हैं, अगर किसी घटना के घटित होने के m तरीके हैं और न घटित होने के n तरीके हैं, तो उस घटना के घटित होने या न घटित होने की प्रायिकता इस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। घटित होने की प्रायिकता स्मॉल p इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा स्मॉल m अपॉन m प्लस n। स्मॉल m का मतलब घटना के घटित होने के तरीके, n का मतलब घटना न घटने के तरीके। तो इसका मतलब ये हुआ कि घटना घटित होने की प्रायिकता का हिंदी में अगर शाब्दिक अर्थ करें तो अनुकूल घटनाएं कितनी हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे कुल घटनाओं से। कुल घटनाओं का मतलब घटना घटित होने की तरीके और न घटित होने के तरीके। इसी तरह से किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता स्मॉल q निकालना हो तो फार्मूला होता है स्मॉल n अपॉन m प्लस n। स्मॉल n का मतलब घटना न घटित होने के तरीके में भाग देंगे कुल घटनाओं का या समस्त घटनाओं का। घटना के घटित न होने को हम अल्टरनेटिव तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें 1 माइनस अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। मतलब एक में से घटना के घटित होने की संभावना को अगर आप घटा देंगे तो बैलेंस जो आएगा वो न घटित होने की संभावना कहलाएगी। जैसे एक सिक्के को हवा में अगर आप उछालें तो उसके हेड या टेल आने की संभावना क्या होगी। तो अगर हम प्रायिकता के सिद्धांत पे बात करें तो सिक्के में दो ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की संभावना 1/2 होगी, क्योंकि घटित होने या हेड आने का संभावना एक तरह से है और कुल संभावना हेड आने की संभावना और न आने की संभावना दो घटनाएं हो गई। तो कोई सिक्का अगर आप उछालेंगे तो हेड आने की संभावना 1/2 होगी। इसी तरह से टेल आने की संभावना भी 1/2 होगी। अगर सिक्के को सपोज 200 बार में उछाल दूं तो संभावना है कि 100 बार हेड आएगा और 100 बार टेल आएगा, क्योंकि हेड और टेल आने की संभावना 1/2 और 1/2 है। ताश की गड्डी की बात करूं तो टोटल आप जानते हैं कितने पत्ते होते हैं, 52। अगर ताश की गड्डी में से पान का बादशाह निकालना हो तो फेवरेबल घटना, अनुकूल घटना क्या है, पान का बादशाह, और वो कितने हैं, 1।
कुल घटनाएं कितनी है? ताश की गड्डी में पत्ते कितने हैं? 52। तो पान के बादशाह के आने की संभावना कितनी होगी? 1/52। या हुक्म की बेगम की बात कर दें तो वो भी 1/52 होगी। लेकिन मैं कहूँ ताश की गड्डी में से एक पत्ता मैं निकालूं और वो इक्का होगा तो उसकी संभावना क्या है? तो आप जानते हैं ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होगी? फेवरेबल इवेंट्स या घटनाएं कितनी है? 4 इक्के होते हैं। और कुल पत्ते, कुल घटनाएं कितनी है? 52। तो अगर एक पत्ता निकालूं और वो इक्का होगा, इसकी संभावना क्या होगी? 4/52, या जिसको आप कहेंगे 1/13। मीन्स प्रायिकता से हमारा तात्पर्य ये होता है कि अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, फेवरेबल इवेंट्स कितनी हैं, उनको डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स से। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स का मतलब फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल इवेंट्स। तो प्रायिकता का सिद्धांत से ये स्पष्ट होता है कि अगर विविध गुणों वाले किसी समग्र में से आप विभिन्न इकाइयों के चुने जाने या शामिल करने की संभावना समान हो तो उस समग्र में से रैंडम बेस पर अगर आप कोई सैंपल लें तो उस सैंपल में जो विभिन्न विशेषताओं वाली इकाइयाँ उसी अनुपात में होंगी जिस अनुपात में वो पूरे यूनिवर्स या समग्र में है। इस सिद्धांत के आधार पर कहा जा सकता है कि पूर्णतया दैव प्रतिचयन से चयनित सैंपल में पर्याप्त रूप से समग्र की विशेषताओं का शामिल होना लाजमी है, या जो सैंपल है वो समग्र की विशेषताओं को शामिल करता है। तो प्रायिकता सिद्धांत के आधार पे 2 और नियमों का प्रतिपादन हुआ है, जिसमें पहला होता है सांख्यिकी नियमितता नियम, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये प्रायिकता के सिद्धांत पर ही आधारित है। यह नियम बताता है कि यदि समग्र में से रैंडम सैंपलिंग के आधार पर कोई सैंपल लिया जाए तो वो समग्र का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करेगा, अर्थात इस प्रतिदर्श में औसत रूप से उन्हीं विशेषताओं का समावेश होगा जो समस्त समग्र में हैं। गणितीय प्रायिकता सिद्धांत पर यह नियम बना हुआ है। सांख्यिकी नियमितता नियम यह बताता है, प्रोफेसर किंग के अनुसार, यदि किसी पर्याप्त बड़े समूह में से दैव प्रतिचयन द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में इकाइयों को चयनित किया जाए तो लगभग निश्चित है कि इन इकाइयों में औसत रूप से बड़े समूह के गुण होंगे। इस प्रकार यदि पर्याप्त बड़े समग्र में से रैंडम मेथड से आप सैंपल लें तो ये हम कह सकते हैं कि जो सैंपल होगा उसमें लगभग वही सारी विशेषताएं होंगी जो आपके यूनिवर्स में हैं और समग्र में हैं। इस नियमितता नियम की विशेषता ये है, ये कहता है कि अगर आप उसी समग्र में से एक के बाद एक सैंपल लें तो उन सैंपल्स में बहुत कम अंतर होगा और जो अंतर होगा वो महत्वहीन होगा। तो ये जो ट्रेंड होता है एक जैसे दिखने का, इस प्रवृत्ति को ही सांख्यिकी नियमितता नियम कहते हैं। जैसे अगर मैं ये देखना चाहूँ कि किसी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर औसत कितने शब्द हैं, तो रैंडम मेथड से मैंने 10-15 पेज चुन लिए और उन चुने हुए पेजेस के शब्दों को जोड़ के उनका औसत निकाल लिया। तो अब इस सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार जो औसत शब्द एक पेज पे दिख रहे हैं वो उतने ही होंगे जो अगर आप पूरी किताब के पृष्ठों को के शब्दों को जोड़ें और फिर उनका औसत निकालें। मतलब समग्र का जो औसत होगा वही औसत सैंपल मेथड के द्वारा आपने जो औसत निकाला है वो औसत होगा। तो सांख्यिकी नियमितता नियम मुख्य रूप से यही बताता है कि अगर आपने बड़े सैंपल में से
अगर इकाइयों का चयन किया है पर्याप्त बड़े सैंपल का, तो उन इकाइयों में लगभग वही सारे गुण होंगे जो समग्र की इकाइयों में हैं। इस नियमितता नियम के आधार पर ही रैंडम सैम्पलिंग विधि का विकास हुआ है, ये माना जाता है। इस नियम से ही ये संभव हो पाया है कि समग्र का अध्ययन न करके कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर पूरी विषय सामग्री या पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके। इस विधि को अपनाने से समय, धन और श्रम की भी बचत होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो बीमा कंपनियां अपनी भावी जोखिम का अनुमान करके रेट ऑफ प्रीमियम का निर्धारण इसी विधि से करती हैं, या रेलवे या बाकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं वो भी भविष्य की स्थिति और आवश्यकताओं का अनुमान इस नियम के आधार पर लगा करके ही अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं और अपने कार्यों को कार्यान्वित करते हैं। तीसरा नियम सांख्यिकी का जो नियम है वो कहलाता है महंक का जड़ता नियम। इस नियम को बड़े समंकों का स्थिरता का सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डाटा भी कहते हैं। यह नियम सांख्यिकी नियमितता नियम जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, एक तरह से उपप्रमेय है, कोरोलरी है। ये नियम बताता है कि जो छोटे समूह की अपेक्षा बड़े समूह में स्थिरता अधिक होती है, स्टेबिलिटी अधिक होती है, इनर्शिया होती है। मीन्स छोटे समूह में परिवर्तन ज़्यादा होंगे, अधिक दिखाई पड़ेंगे बजाय बड़े समूह के या समग्र के। डॉक्टर बाउले ने कहा है कि एक समूह की व्यक्तिगत इकाइयाँ लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन समस्त समूह में जो परिवर्तन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। संक्षेप में मैं कहूँ तो ये नियम इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा करता है कि बड़े समूह में परिवर्तनशीलता कम होती है, क्योंकि सम और विषम, इवन और ओड समंक एक दूसरे की विशेषताओं को समाप्त कर देते हैं और समग्र की वास्तविक विशेषताएं ही प्रकट होती हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि बड़े समंकों में स्थिरता अल्पकालीन होती है। दीर्घकाल में तो बड़े समंकों या समग्र में भी परिवर्तन होगा, लेकिन छोटे समूह या सैंपल की तुलना में उनमें परिवर्तन कम होता है। जैसे किसी राज्य की जनसंख्या में जो परिवर्तन आपको दिखेगा वो एक शहर की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन से कम होगा। कारण किसी एक शहर में परिवर्तन ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, किसी में एवरेज से भी कम हो सकता है। ओवरऑल जब पिक्चर आएगी स्टेट की तो वहाँ उतना परिवर्तन नहीं दिखेगा जितना परिवर्तन किसी एक शहर विशेष में है। इसी तरह से अगर पूरे देश की जनसंख्या की बात करूं तो एक राज्य की जनसंख्या में जितना परिवर्तन आपको दिखेगा पूरे देश की जनसंख्या में परिवर्तन नहीं दिखेगा। कारण इसका वही है, ऑड और इवन के द्वारा एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। कुछ राज्यों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही होगी, कुछ में कमी भी हो रही होगी, कुछ में मॉडरेट इंक्रीज होगी। तो इस तरह से जो परिवर्तन ओवरऑल नेशनल लेवल पे दिखेगा वो कम दिखेगा। और अगर विश्व की बात करूं तो एक देश की जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा दिखेगी, लेकिन पूरे विश्व की जनसंख्या को जब आप देखेंगे समग्र रूप से तो वहाँ परिवर्तन कम होगा, क्योंकि कुछ राज्यों देशों में हो सकता है कि कोई महामारी हो, कोई अकाल हो, तूफान हो, तो जनसंख्या कम भी हो रही होगी, कहीं ज़्यादा बढ़ रही होगी, कहीं कम बढ़ रही होगी। तो ओवरऑल जो इफ़ेक्ट निकल के आएगा वो कम होगा। तो महंक का जड़ता नियम इसी बात की ओर इंडिकेट करता है कि बड़े समंकों या बड़े समूह में परिवर्तन कम होता है, छोटे समूह में परिवर्तन अधिक होता है। एक और उदाहरण से जैसे आप समझें, राजस्थान में जयपुर जिले में अगर गेहूं की उपज में परिवर्तन आप देखें तो आपको परिवर्तन अधिक दिखेगा, लेकिन अगर राजस्थान
कि कुल उपज में परिवर्तन देखें तो वो कम दिखेगा। कारण जयपुर ज़िले में हो सकता है प्रोडक्शन बड़ा हो, लेकिन राजस्थान राज्य के ही कई और ज़िले होंगे जहाँ बाढ़ आ गई हो, सूखा हो, पानी का साधन नहीं है पर्याप्त, तो वहाँ पर फसलों का उत्पादन कम हुआ होगा। इसी तरह से अगर पूरे भारत की उपज का अध्ययन करें तो वहाँ परिवर्तन और भी कम होगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जितना बड़ा समग्र होगा उस समग्र या समूह में परिवर्तन कम दिखेगा और छोटे समूह में परिवर्तन अधिक दिखता है। इस नियम का प्रतिदर्श अनुसंधान में विशेष महत्व है। इस नियम के आधार पर कहा जा सकता है कि दैव प्रतिदर्श में जितनी अधिक इकाइयाँ होंगी, रैंडम सैंपल में नंबर ऑफ यूनिट्स जितने ज़्यादा होंगे, उनके परिणामों में उतनी ही अधिक शुद्धता होगी, क्योंकि विपरीत गुणों वाली इकाइयों की परस्पर समपूर्ति हो जाती है, वो कंपनसेट हो जाती हैं ऑड और इवन के द्वारा। तो जो उनका प्रभाव पूरे समूह पर परिलक्षित होता है वो बहुत कम होता है और वो वास्तविक प्रभाव की ओर इंगित करती हैं। तो आज थोड़ा सा डिस्कशन ये सांख्यिकी के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत और नियम हैं उस पर मैंने आपसे चर्चा की है। प्रायिकता सिद्धांत, सांख्यिकी नियमितता नियम और महंग का जड़ता नियम। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे बात करूँगा। धन्यवाद।